हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी चैप्टर 11 पढ़ेंगे, जो देखकर भी नहीं देखते। इसका मतलब है, हेलन केलर ने कहा है कि जिसके पास आंखें हैं वह प्रकृति की सुंदरता को देखना ही नहीं चाहता है, और जिसके पास नहीं है वह महसूस करता है और स्पर्श करके ही उस सुंदरता को जानने की कोशिश करता है। तो चलिए पाठ्यपुस्तक के प्रश्न निबंध से। प्रश्न 1, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन के क्यों लगता था ऐसा क्यों लगता था? उत्तर है, और ये आपका प्रश्न है। हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं, मतलब उनको आदत हो जाती है बार बार किसी चीज को देखने की, वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते और ज्यादा उसे विशेष महत्व भी नहीं देती। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। ईश्वर की दी हुई देन का वह लाभ नहीं उठा सकते। जो ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं नेचर को देखने के लिए, प्रकृति को देखने के लिए, इसकी सुंदरता को देखने के लिए, जिसके पास आंखें हैं वह देखना ही नहीं चाहता, जिसके पास नहीं है वो बहुत कुछ देखने, महसूस करने, स्पर्श करके जानने की कोशिश करता है। अगला है दूसरा, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? इसमें है, प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की सुंदरता जो है हमें अपनी तरफ खींचती है और बार बार हम उस चीज को देखते हैं, उसकी सुंदरता को महसूस करते हैं। प्रकृति में विविधता है। विविधता मतलब अलग अलग पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट भी है, टेढ़े मेढ़े वृक्ष भी हैं, कई पेड़ और उनकी छाल, उनकी पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों, पंखुड़ियों, मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कल करते हुए बहते हुए झरने, कल 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 करके जो पानी बहता है झरने का, कालीन की तरफ फैले हुए घास, जो घास होते हैं वो फैले रहते हैं बगीचों में, गार्डन में, इतने खूबसूरत लगते हैं कि उसके आगे हेलन केलर को जो कारपेट होते हैं, महंगे कालीन होते हैं, वह भी उनको फीके लगते हैं, लेकिन घास की सुंदरता उनके मन को मुग्ध कर देती है। आदि इस जादू कहा गया। प्रकृति का जादू है, पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, मखमली सतह, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कल करते हुए बहते हुए झरने, नदियां, घास के मैदान, यही है प्रकृति का जादू। आप चाहे तो इसको बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। नेचर की चीजें ही प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रश्न 3 है, कुछ खास तो नहीं? हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? यह आपके पाठ में स्टार्टिंग में ही जो पंक्तियां हैं उसी में यह उत्तर है। प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीजें हैं जो हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीजों की चाह जरूर करती हैं जो उनके आसपास नहीं है। उनकी दोस्त घूमने गई थी, 4-5 घंटे के बाद जंगल से आती हैं और हेलन केलर ने जब उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा जंगल में, उनके दोस्त ने कहा कुछ खास नहीं देखा। हेलन केलर को ये सब प्रश्न उत्तरों की आदत हो चुकी थी। जिस किसी से भी पूछते वही कहते कुछ खास नहीं देखा। लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है कि इतनी खूबसूरती है नेचर में, प्रकृति में, फिर भी लोग कुछ नहीं देखते, कहते हैं कुछ खास नहीं देखा। हमारे आसपास तो प्रकृति का भंडार है, अगर हम चाहें तो उसकी सुंदरता को देख सकते हैं, परख सकते हैं। प्रश्न 4 है। प्रश्न 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर, सुनकर, कानों से पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखना है आपको। हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीजों जैसे भोजपत्र, जिसपे कागज होता था, पहले वेदा वदा लिखते थे इस पे, पत्र, वेद, पुराण, महाभारत, मनुस्मृति, सब कुछ इसी जो पेड़ की छाल पे ही लिखते थे पहले के लोग। पत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल,
टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की बनावट छूकर और महसूस करके, सूंघकर पहचान लेती थी। लीव उसकी भोजपत्र, उसके बहुत सारे फायदे होते थे। और जो हेलन केलर कहती हैं कि चिकनी छालों को, पेड़ की चिकनी छाल को और टहनियों को, फूलों को, पत्तियों को वह छूती थी, स्पर्श करती थी और उन्हें उस चीज का एहसास हो जाता था। उन्हें पता लग जाता था कि कौन सी चीज क्या है। उसकी खुशबू को सूंघकर भी वो जान जाती थी। प्रश्न 5 है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर है, हमारी आंखें अनमोल होती हैं, जो ईश्वर की दी हुई होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। जीवन के सभी रंग आंखों से ही हैं। अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्रधनुष जैसा सुंदर अपने जिंदगी में, जीवन में खुशियां भर सकते हैं अगर हम ईश्वर की दी हुई आंखों को, अगर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचर की सुंदरता को, संसार की खूबसूरती को, रंग बिरंगे पेड़ पौधों को अगर हम देखें तो हमारे जीवन में भी खुशहाली आ सकती है, हमारे दुख भी दूर हो सकते हैं, अपने कष्टों को हम भुला सकते हैं। निबंध से आगे, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा? सुना और मित्रों को पूछो, सामूहिक चर्चा करो ग्रुप में। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने दोस्त से पूछना है कि तुम रास्ते में स्कूल आते समय क्या क्या देखे रास्ते में, और तुम्हें भी उसको बताना है कि तुमने क्या क्या देखा। अपनी मर्जी से भी आप इसे लिख सकते हैं। आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो चौराहे पर कुछ लोगों की भीड़ थी। वे लोग हाथों में समाचार पत्र लिए हुए थे, किसी भी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। मसला मतलब कोई मैटर था। इतने में ही मेरी स्कूल बस आ गई और थोड़ी आगे चलकर स्कूल बस भीड़ पर जाम में फंस गई। वहां पे भीड़ जमा थी, वहां पे बस रुक गई, ट्रैफिक हो गई थी। पता चलता है कि दुर्घटना हो गई है। एक वाहन उल्टा पड़ा था। वहां का दृश्य देखकर मन दुखी हो गया क्योंकि काफी लोग घायल हो गए थे। लगभग 15 मिनट बाद मैं विद्यालय पहुंचा। मुझे लेट हो गया 15 मिनट। इसके बाद प्रार्थना में शामिल हुआ, फिर कक्षा में गया। उसके बाद धीरे धीरे शांति का वातावरण छाया हुआ था। इस तरीके से आप अपने बारे में लिख सकते हैं। दूसरा है, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो, कक्षा में पढ़कर सुनाओ। अगर आप कान बंद करिए 2 मिनट के लिए और उसके बाद महसूस करिए कि आपको कैसा लगता है, यही बताना है। आपको एकदम शांत साइलेंट दुनिया लगेगी। कान से न सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। आंखें तो सब कुछ देखती है, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज नहीं सुन पाते तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम कुछ मूक फिल्मों की तरह देखते हैं। मूक फिल्म मतलब पहले की फिल्में होती थी ना, जिसमें साउंड नहीं आता था, सिर्फ चित्र आते थे, उसको बोलते हैं मूक फिल्म। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। जब हम सुनेंगे नहीं तो किसी से बात कहाँ से करेंगे, प्रूफ नहीं कर पाता होगा। तो इस तरीके से जो है, कान से अगर हमें सुनाई नहीं दे तो हमें कुछ भी दुनिया के बारे में अता पता नहीं चलेगा। अगर हम टीवी चालू करें और टीवी का साउंड बंद हो तो देखिए उस चित्र को देखने में मजा ही नहीं आएगा और आप सोचेंगे कब टीवी तेज हो जाए, उसकी साउंड आने लगे। प्रश्न 3 है आपका, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो। अगर ऐसा व्यक्ति कोई मिल जाए जिसको सुनाई नहीं देता है, वो सूंघ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, तो आप उससे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, उसके अनुभव को कैसे आप जानेंगे, किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं, यह प्रश्न आप पूछेंगे। दूसरा है, किसी भी चीज को चख कर वे क्या है और कैसा अनुभव करते होंगे, ये पूछेंगे। क्या आप पक्षी की आवाज को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं, या कैसे संभव हो पाता है। इसके बाद है, क्या आप सूंघ कर पता, यहाँ पे सूंघ कर बता सकते हैं कि यह कौन सा फूल है, यह कौन सा फूल है। इसके बाद, सूंघकर अच्छी बुरी चीज का अंदाजा किस हद तक लगा पाते हैं। सूंघकर होगा यहाँ ऊट मात्रा। इस सारे सवाल हम
पूछेंगे। 4 है, प्रश्न 4 है। अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। मतलब सुनना, आंख, नाक, कान, जीभ, ये हमारी इंद्रियां होती हैं सुनकर। और त्वचा भी होती है, स्किन जिसको बोलते हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। सुनकर, कानों से सुनना। चख कर, चख यहाँ ख है, चख कर मतलब खाना। सूंघ कर, नाक से। छू कर मतलब टच करके। सुनकर, कोयल का मधुर स्वर, कौवे की कर्कश आवाज, माँ की नाराजगी भरी पुकार, गीत सुनकर गायक की पहचान करना। चख कर मतलब खाना। सेब, आम, मिठास, अनार, अचार, मिर्च, तीखापन, इमली, चटपटा, स्वाद, स्वादिष्ट, भोजन, कड़वी दवा, सब खा के हम पहचान जाते हैं कि ये का टेस्ट कैसा है। सूंघकर, नाक से। फूलों का गंध, पक रहे भोजन की गंध, गैस का रिसाव, सब हम सूंघकर, नाक से पता कर लेते हैं। छू कर मतलब टच करके, स्पर्श करके, त्वचा से। बर्फ की ठंडक, आग की गर्मी, कपड़े के प्रकार की जानकारी, शरीर का तापमान, ये सब टच करके हम पता कर सकते हैं। भाषा की बात, व्याकरण है। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीजों का स्पर्श होता है। इसमें चिकना, मुलायम, खुरदुरा, सख्त, चिपचिपा, भुरभुरा। इसके उत्तर देना है। चिकना मतलब तेल, घी, क्रीम, चिकनापन, ये सब चिकनी चीजें होती हैं। इसका उत्तर है इधर है। दूसरा है मुलायम। मुलायम में है रेशमी कपड़ा। रेशमी कपड़ा बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। खुरदुरा, यहाँ पे लकड़ी व छाल, लकड़ी का जो बाहरी स्किन होता है ना, उस खुरदुरा होता है। यहाँ पे सख्त मतलब ठोस, लोहा हो सकता है, पत्थर, लकड़ी। चिपचिपा मतलब गम, गोंद होता है, गोंद चिपचिपा होता है। पेड़ का जो थोड़ा सा उसमें से पेड़ से भी रिसाव आता है, वो भी चिपचिपा होता है। भुरभुरा मतलब रेत हो सकता है, रेत भुरभुरा होता है, जो हाथ की मुट्ठी से निकल जाता है। ये आपका उत्तर है। आप ओन सेंटेंस इस तरीके से भी लिख सकते हैं ढूंढकर। प्रश्न ये है 2। अगर मुझे इन चीजों को छूने पर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। ऊपर रेखा की संज्ञा क्रम से किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती है। गुण, भाव, भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू सकते हैं। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा हैं और क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। क्रिया मतलब कोई कार्य किया जाता है, संज्ञा मतलब करने वाला, कर्ता। और भाववाचक में जो है, भाववाचक की जो पहचान होती है वह सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं, अंदर से फीलिंग, और उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको आंखों से देख सकते हैं। अगर ऐसे शब्द आए तो आप पक्का समझ लो कि ये भाववाचक संज्ञा ही है। इसका उत्तर, इसका ये सब प्रश्न है। भोलापन, मिठास, बुढ़ापा, भूख, घबराहट, क्रोध, शांति, बहाव, मजदूरी, ताजगी, एहसास और मीठा। इसका है सबका उत्तर। अब हम पढ़ेंगे, उत्तर है ये सब भाववाचक संज्ञा। मिठास, मूल शब्द मीठा, विशेषण है, ये विशेषण है। भूख, भूखा, इसके बाद विशेषण ये भी है। शांति, शांत, मूल शब्द है, इसका मेन शब्द है, विशेषण। भोलापन, भोला, और ये सब विशेषण है। बुढ़ापा, बूढ़ा, विशेषण है, ये भी। घबराहट, घबराना, क्रिया है, क्रिया मतलब कार्य। बहाव, बहना, बहाव मतलब बहना, क्रिया है, क्योंकि वो काम हो रहा है, पानी का बहाव जैसे होता है। फुर्ती, फुर्तीला, ये भी विशेषण है। ताजगी, कोई चीज ताजा, विशेषण, ये भी विशेषण है। मजदूरी, मजदूर, ये है संज्ञा, क्योंकि मजदूर संज्ञा है, मजदूर ही काम करता है ना, वो करने वाला तो मजदूर इंसान ही होता है। एहसास, एहसास, विशेषण है। यहाँ पे सिर्फ सभी विशेषण है, और यहाँ पे संज्ञा है। मजदूर जो है वो संज्ञा है, बाकी विशेषण है। यहाँ पे ये जो 2 है ये क्रिया है, यहाँ पे क्रिया को दर्शाया गया। घबराहट, घबराना मतलब घबराहट, ये क्या है कि किसी ऐसी घटना के हो जाने के बाद, दुर्घटना या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे लोग घबराते हैं, एक क्रिया हो। बहाव मतलब बहना भी एक क्रिया है, क्योंकि इंसान कुछ बह जाता है, जैसे नहीं कहते दूध बह गया, पानी बह गया, तो वो क्रिया हो गई। अगला है
मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अम्लतास, सेमल का पेड़ आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने से मिलते जुलते अर्थ वाले आपको शब्द बताना है, वाक्य बनाना है, जो कि आप वन सेंटेंस से भी बना सकते हैं। ये सब है अवधि। ये अवधि, एक अवधि तो अवधि वर्ष होते हैं और एक अवधि भाषा होती है। ये भाषा होती है। मैं ये सब प्रयोग करना। और तुम किस ओर जा रहे हो, तुम और मोहन जाओ, ऐसे वन सेंटेंस में। दिन मतलब दिन, डे। दिन मतलब गरीब। मेल, मैल, गंदा। सील, सील। इन सब का अर्थ मैं आपको अभी बताती हूँ। अवधि का मतलब ये होता है, अवधि का मतलब होता है यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है, मतलब समय। और दूसरी अवधि में आपको बताई ना, अवधि मतलब अवध भाषा की बोली होती है, वो भाषा, लैंग्वेज होता है। मैं, सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। आप मोहन से मेरी मुलाकात घर में हुई ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं हैदराबाद का निवासी हूँ, इस तरीके से लिखो। मेल, मित्रों का आपस में मेल रहना चाहिए, परिवार का आपस में मेल रहना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं। मैल, साबुन से कपड़े की मैल निकलती है या साबुन से शरीर की मैल निकलती है। और यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है, यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है, या स्कूल का रास्ता मेरे घर की ओर जाता है। और राम और श्याम भाई हैं। इसके बाद दिन, आज दिन बड़ा सुहाना है, या आज का दिन सोमवार है। दिन मतलब गरीब, हमें दिन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। ये दोनों मात्राओं के हिसाब से इसके मीनिंग बदल जाते हैं। दिन मतलब डे और दिन मतलब गरीब। सील, माँ सील पर मसाला पीस रही है। सील मतलब वो पत्थर का बना रहता है जिसपे मसाला हल्दी पीसते हैं, उसको बोलते हैं। और दूसरा सील जो होता है वह स्वभाव होता है। नहीं कहते बड़े अच्छे, बड़े सुशील स्वभाव के हैं, अच्छे स्वभाव के, अच्छे लोग हैं। इस तरीके से आपका पूरा समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।